हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केडी मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारा थर्ड लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन का। और बच्चों, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने रिलेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स सब कुछ बता दिया है। अगर किसी बच्चे ने मेरा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख ले, ताकि थर्ड लेक्चर आपको समझ में आए। क्योंकि अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा, यानी रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट अगर आपने नहीं किया, तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। जो सबसे मेन टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होती है इक्विवेलेंस रिलेशन? आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी, क्योंकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज होना है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो टाइप्स ऑफ रिलेशन में। सो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? बहुत सिंपल, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, symmetric as well as transitive is called a equivalence relation। कितना सिंपल है। रिफ्लेक्सिव में करवा चुका, सिमेट्रिक में करवा चुका, ट्रांजिटिव में करवा चुका। उनके ऊपर दो क्वेश्चन हम कर चुके कि कब रिफ्लेक्सिव होगी कब नहीं होगी, या कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं ये चेक करना मैं आपको सिखा चुका, ट्रांजिटिव है या नहीं ये मैं आपको बता चुका हूं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक नहीं, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस कहूंगा। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगी, भले ही वो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो भी इक्विवेलेंस नहीं होगी, चाहे वो भले ही रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो, है ना। और अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है तो भी इक्विवेलेंस नहीं होगी, यानी इन तीनों में से कोई एक टाइप भी वो फॉलो नहीं करती तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगी। सो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? द रिलेशन, आप पेन और नोटबुक साथ साथ रखिए, जो नोट डाउन करने का मन हो वो साथ साथ नोट डाउन कीजिए, बाकी ज़्यादा कंसंट्रेशन आप लेक्चर पे दीजिए। और ऑनलाइन लेक्चर में एक फ़ायदा ये होता है बेटा कि आप लोग जब कोई चीज़ नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यानी पहले समझिए, फिर वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। सो व्हाट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन? द रिलेशन which is reflexive, symmetric as well as transitive is called an इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप इसको डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी कोई खास जरूरत नहीं रहेगी आपको। सो द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, यानी जो तीनों टाइप की रिलेशन हो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिंपल अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे देखो क्या फायदा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन की जब हम बात करेंगे तो मैं बार बार रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों टाइप हमारी बहुत पक्की हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप हैं वो ये तीन ही हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सो मेरे बच्चों, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के ऊपर। तो देखिए, आज का मैं पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट था वो वही था पुराना जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो ज़्यादा कोई फालतू टेंशन वाली बात है ही नहीं बेटा इसमें। तो आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू ABC, ये कोई सेट है ABC। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं ना, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे।
और एक रिलेशन है आर। रिलेशन देखिए क्या दे रखी है आपसे, रोस्टर फॉर्म में दे रखी है। रिलेशन है आर ए ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी बी और सी सी, ये रिलेशन है। तो कहता है चेक वेदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, बहुत सिंपल। तो बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो ना, तो आपके दिमाग में डेफिनेशन आ जानी चाहिए कि इसने पूछा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि यार इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या है ना। तो अगर ये चीज क्लियर है तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि मेरे को करना क्या है ना, मेरे को करना क्या है। इक्विवेलेंस तो मैं प्रूव कर रहा हूं इसको, तो इक्विवेलेंस होती क्या है तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो अगर ये रिलेशन जो मैंने पीछे लिख रखी है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो सिंपल ये इक्विवेलेंस भी है बेटा। ठीक है, तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीन चीजें चेक करनी है। बहुत सिंपल, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला पार्ट इसके सॉल्यूशन के ऊपर आता हूं मैं, और पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव लिख दो। अब हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सो बच्चों रिफ्लेक्सिव क्या होती है, तो दिमाग में जब भी कोई चीज प्रूव करो तो दिमाग में डेफिनेशन चलनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखिए, मैं साइड में लिखता चलूंगा साथ साथ। रिफ्लेक्सिव होती है क्या, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। जो रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे वो रिफ्लेक्सिव होती है। यानी मतलब देखिए आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ भी रखी है, फिर भी मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बेसिक बताता चलूँगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से वो क्लियर होती रहे। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतनी अच्छी क्लियर होगी। तो देखिए किसी भी सेट ए पे कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कहलाएगी अगर उस रिलेशन में बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बनाए या हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करे। ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए रिलेटेड टू ए। ठीक है बच्चों, यानी ए बिलोंग्स टू आर, या हम इसी चीज को ऐसे भी कह देते हैं ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। अब इसमें है ए बी और सी, तो ये रिलेशन इस सेट पे रिफ्लेक्सिव कहलाएगी अगर इस रिलेशन में ए का पेयर आए, बी का और सी का। बिल्कुल देखिए ए का पेयर है, बिल्कुल है, बी का पेयर है ये रहा, और सी का पेयर है ये रहा। तो मैं देख रहा हूं ना इसमें क्या है, ए बी एंड सी ऑल बिलोंग्स टू आर, सारे आर में बिलोंग करते हैं, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन कैसी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, दूसरे नंबर पे आया सिमेट्रिक की। तो रिफ्लेक्सिव तो है बेटा, दूसरे नंबर पे आया सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक की देखते हैं भाई। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन आनी चाहिए माइंड में। सिमेट्रिक कब कहूंगा किसी भी रिलेशन को, मैं कहूंगा इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस implies that BA is also belongs to R। यानी अगर किसी रिलेशन में AB बिलोंग करता है तो उसका उल्टा पेयर भी उसी रिलेशन में बिलोंग करे तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगी, सिमेट्रिक कहलाएगी। सो मेरे बच्चों देखिए इस रिलेशन में जो भी पेयर बिलोंग करता है उस हर एक पेयर का रिवर्स पेयर भी बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे ए बिलोंग करता है, इसका उल्टा पेयर ये खुद हो गया, चलो झंझट खत्म। ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी होना चाहिए। कहीं है बी ए, मेरे को नज़र नहीं आया भाई। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस पे मत जाना कि ये प्योर ए बी है, सिर्फ ए बी देखना है। अगर ए सी है और ए सी का उल्टा सी ए नहीं है तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होती, हालांकि सी ए दे रखा है इसने, है ना। तो कोई भी पेयर जो इस रिलेशन में है अगर उसका उल्टा पेयर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है ना। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी पेयर हमारी रिलेशन में आएगा उस हर एक का उल्टा पेयर भी हमारी रिलेशन में आना चाहिए। तो बच्चों यहां मैं देख रहा हूं कि अगर ए बी, यहां ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है, यानी एक पेयर मिल गया मेरे को, एक पेयर भी ऐसा मिल गया, एक पेयर भी ऐसा मिल गया जहां या जिसका उल्टा पेयर नहीं दे रखा, रिवर्स पेयर नहीं दे रखा, तो वही मैं कह दूंगा इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए चेक क्या करना था कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस क्या होती है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ये रिफ्लेक्सिव थी लेकिन सिमेट्रिक नहीं थी। अब आगे ट्रांजिटिव हो या ना हो, ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। हमारा आंसर यहीं आ गया, नो इट इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। मान लो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं और मैं पाता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैं वहीं कह दूंगा इट इज नॉट इक्विवेलेंस। ना मैं सिमेट्रिक चेक करूंगा ना मैं ट्रांजिटिव चेक करूंगा। ठीक है बच्चों, तो कोई जरूरत नहीं है अब मेरे को सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक करने की, जरूरत नहीं है। लेकिन पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि एक बार ट्रांजिटिव भी इसका चेक कर लिया जाए ताकि आपका थोड़ा क्लियर हो कि ट्रांजिटिव क्या होता है ना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हो चुका है। देखिए ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। ट्रांजिटिव देखिए, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होती है, ध्यान से देखें बेटा, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होती है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी अगर किसी रिलेशन में कोई भी ऐसे दो पेयर हैं जिसमें एक का दूसरा एलिमेंट और एक का पहला एलिमेंट सेम है, तो बेटा ये दोनों एलिमेंट ए और सी, यानी एक का पहला और एक का दूसरा जो बच गए, वो भी आपस में रिलेट करें, है ना, वो भी रिलेट करें, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी, वो रिलेशन कहलाएगी कैसी, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए अब मैं बात करता हूँ, देखता हूँ मैं कोई ऐसे पेयर हैं या नहीं। जैसे मैंने देखा ए बी है, ये बी से शुरू हो रहा है, बी पे ख़त्म है ना, अब बी से शुरू होने वाला ये हो गया बी सी, ए बी बी सी, तो ए सी का पेयर देखना है मेरे को, तो ए सी तो है, ये रहा। चलो और देखते हैं, ऐसे ही कोई पेयर और देखते हैं। ये देखा मैंने, ये पेयर देखो एक बार, बी सी सी ए, क्या कहूँगा मैं, बी सी बिलोंग्स टू आर, सी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, एक का दूसरा एलिमेंट एक का पहला एलिमेंट, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का पेयर आना चाहिए, यानी बी ए का पेयर आना चाहिए। यानी अगर बी सी और सी ए है तो बी ए आना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ देखिए बेटा आप, बी सी और सी ए ये बिलोंग करते हैं आर में, लेकिन क्या बी ए बिलोंग करता है, नहीं, कहीं भी नजर नहीं आ रहा मेरे को। बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बेटा ये रिलेशन कैसी हो गई, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव थी बट ना तो ये सिमेट्रिक थी और ना ही ये ट्रांजिटिव थी, तो इक्विवेलेंस तो होनी ही नहीं थी बेटा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं एक दो। सो प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है ये इक्विवेलेंस रिलेशन का। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये मैं लिखूंगा नहीं, इंटीजर्स के ऊपर है, एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड एज आर इज इक्वल्स टू, ये एक रिलेशन है बेटा, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट A belongs to Z, B belongs to Z, and A minus B is divisible by 5, is divisible by 5। ये देखिए
बहुत सिंपल। एक रिलेशन है आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर से सारे एलिमेंट उठेंगे भाई, जो भी दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे वो इंटीजर के सेट से लेने हैं। अब बात है कौन से दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंडीशन देखिए आप। एक रिलेशन है आर जिसमें ए बी टाइप के पेयर होंगे, तो ए और बी का रट्टा मत मारो यार, एक्स वाई लिख लो, ए बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस यहाँ पे ये पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे को। अब जहां मेरे को इसमें इस जगह जो भी लिखूंगा वो ए की जगह लिखा जाएगा और इस जगह जो भी लिखूंगा वो बी की जगह लिखा जाएगा। इसने कहा ए बी आर के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, कैसे पेयर होंगे, ए बी टाइप के, सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये दोनों एलिमेंट इंटीजर होने चाहिए, है ना। पॉइंटों वालों नहीं ले सकता मैं, -1 -2 -3 या +1 2 3 0 इनमें से ले सकता हूं, ठीक है। एंड a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, यानी वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जिन दोनों का डिफरेंस किससे डिवाइड हो जाए भाई, 5 से डिवाइड हो जाए। सिंपल, किससे डिवाइड हो जाए बेटा, 5 से डिवाइड हो जाए, यानी जिन भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होगा वो दोनों एलिमेंट पेयर बनाएंगे। तो चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। और कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगी, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो मेरे बच्चों चेक करते हैं, सबसे पहला पार्ट डाल दो इसके सॉल्यूशन में। हम चेक कर रहे हैं नंबर 1, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो दिमाग में रखो ना, रिफ्लेक्सिव होगी कब, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी, जब ए बिलोंग करेगा आर के अंदर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। ए सेट कौन सा, जिसके ऊपर वो रिलेशन डिफाइन है। अब यहां ये रिलेशन किस पे डिफाइन है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स पे। देखिए ए और बी दोनों जेड से लेने हैं, तो सिंपल यहां ए की जगह अब जेड लिख देता हूं, ठीक है, ये जेड लिख दिया इस सेट के लिए। यानी ये कहता है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी अगर ये जिस सेट पे डिफाइन है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हर एक इंटीजर खुद का पेयर खुद के साथ बनाए, हर एक इंटीजर खुद का पेयर खुद के साथ बनाए। चलो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, ए बिलोंग करेगा आर के अंदर या नहीं करेगा, ये चीज चेक कर रहे हैं। तो मैंने तो लिख दिया बिलोंग्स टू आर, हालांकि मैं लिखूंगा कब, जब मैं प्रूव कर दूंगा कि यस ए बिलोंग्स टू आर। तो मैं कंडीशन पे आता हूं, ठीक है, कंडीशन पे आता हूं। देखिए कंडीशन देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर या आर के अंदर ए बी टाइप के पेयर होंगे, यानी हमारे रिलेशन में वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जिन दोनों का डिफरेंस 5 से डिवाइड हो जाए, यानी जिन भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होगा वो दोनों एलिमेंट पेयर बनाएंगे। तो मेरे बच्चों आप करके देखिए, ये ए की जगह है, ये बी की जगह, भले ही सेम एलिमेंट हो, मैं इस कंडीशन को फॉलो करूंगा। ए की जगह पहला जो भी हो उसे ए की जगह ट्रीट करूंगा इसमें, और दूसरा जो भी हो उसे बी की जगह ट्रीट करूंगा। यहां मैं देखता हूं कि ए माइनस ए किया मैंने, है ना, कंडीशन देखी मैंने, वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जिनका डिफरेंस 5 से डिवाइड हो जाए। ए माइनस ए किया, कितना आ गया, 0। 0 हर एक नंबर से भाग हो जाता है, 0 के अपॉन में 5 कर लो, आंसर 0 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है। सो विच इज डिविजिबल बाई 5, क्या लिखूंगा बेटा मैं, विच इज डिविजिबल बाई 5, विच इज डिविजिबल बाई 5। ये 5 से डिवाइड होता है। अब अगर ये 5 से डिवाइड होता है तो मैं कहूंगा ए बिलोंग्स टू आर। जो भी दो एलिमेंट है उनका डिफरेंस अगर 5 से डिविजिबल है तो इस रिलेशन में उनका पेयर आएगा। तो अब आंसर देने का तरीका ये रहेगा, ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाई 5। आ गया आंसर। तो ये हो गई रिफ्लेक्सिव। अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। दूसरे पार्ट पे आ गए भाई हम। दूसरा पार्ट किसका है बेटा, दूसरा पार्ट है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। अब दिमाग में रखो, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगी, देखिए दिमाग में रखिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी एक ऐसे रिलेशन
जिसमें कोई भी पेयर है उसका रिवर्स पेयर भी एग्जिस्ट करे। तो भाई देखो, मर्जी से कोई पेयर रिवर्स नहीं कर सकता, सॉरी मर्जी से कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमारी रिलेशन में सिर्फ वही पेयर एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को, यानी दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये देखिए पूरी ये कंडीशन है, इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो पेयर बनाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मर्जी वो पेयर उठा लेते हैं, उसका उल्टा देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए होता क्या है, मैं बताता हूं। जो पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए एग्जिस्ट करता है, यानी वो उस रिलेशन में है, तो उसका उल्टा देखना है। तो ये तो मान के चलो कि ए बी तो आर के अंदर है और ए बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर देखना है कि बी ए करता है या नहीं करता। सिंपल। मेरी बात समझ गए बेटा? कि अगर ए बी आर के अंदर है, ऑलरेडी है, मान के चलो कि ए बी एक ऐसा पेयर है, यानी ए और बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले नंबर पे ए और दूसरे नंबर पे बी रखूं तो वो इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर देखना है कि उनको अगर उल्टा कर दूं मैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो पेयर भी आएगा, नहीं होती तो वो पेयर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए सिमेट्रिक, तो मैं कहूं इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो भाई एक बात बताओ, अगर ए बी आर के अंदर है इसका मतलब है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है। तो ए बी आर के अंदर है तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो एक बात बताइए, a माइनस बी एक नंबर आएगा और वो नंबर 5 से डिविजिबल है, तो किसी नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है? उसे लिख दो 5 इंटू समथिंग। 5m लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बेटा? 5m लिख दिया। और ध्यान दें, जैसे कोई भी नंबर ले लो यार तुम, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ के भी। जैसे हमारे पास एक नंबर है 30, ये 5 से डिविजिबल है, तो 30 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 6। एक नंबर है मेरे पास 35, ये 5 से डिविजिबल है तो 5 इंटू 7। तो ये जो 6 आया इंटू में 7 आया, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने? m लिख दिया, मतलब कोशिएंट है ये समझ लो, 5 इंटू समथिंग। तो अगर किसी नंबर को 5 इंटू समथिंग में लिख सकता हूं तो वो नंबर डिविजिबल हो गया किससे? 5 से। चलो मैं एक नंबर लेता हूं 9। आपको पता है ये 5 से डिविजिबल नहीं होता। चलिए मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं। 5 1 जा 5, कितना आया? 4.0 5 8 जा 40, 0 आ गया। तो वैसे तो मैं चाहूं तो 9 को लिख सकता हूं 5 इंटू 1.8। तो बच्चे यहाँ क्वेश्चन उठाते हैं कि सर 9 डिविजिबल बाई 5 नहीं है, फिर इसको लिखा 5 इंटू समथिंग। बिल्कुल सही क्वेश्चन है उनका, लेकिन ये जो समथिंग है ना, ये पॉइंटों में अगर है तो डिविजिबल नहीं माना जाएगा। तो पॉइंटों में नहीं है तो क्या मान होना चाहिए? ये एक प्योर नंबर होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि जब भी मैं कहूँ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 या 6, तो 5 इंटू समथिंग या 6 इंटू समथिंग होना चाहिए। और ये जो समथिंग है इंटू में, ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से, z से, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा बेटा। अब आगे मैं इन चीज़ों को सीधा यूज़ करूँगा, आपको बिल्कुल बारीकी से बता दी है ये बात, हर एक रीज़न को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, ए बी आर के अंदर बिलोंग करता है, तो सिमेट्रिक क्या होती है? जो पेयर बिलोंग करता है, जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसका उल्टा पेयर करेगा अगर उन कंडीशन को सेटिस्फाई या नहीं करेगा। करेगा तो उसका उल्टा पेयर भी बिलोंग करेगा। अब मैं कब कह सकता हूं, ध्यान दें, मैं कब कह सकता हूं बेटा कि बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये बात मैं कब कह सकता हूं यार? अब कंडीशन है वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जहां पहला ए बोले तो पहला माइनस दूसरा इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पहला क्या है? बी, दूसरा क्या है? ए। यानी अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी माइनस ए इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग इंटीजर
5 इंटू समथिंग इंटीजर, मतलब b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं b a इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो दिमाग में जब टारगेट होता है ना कि क्या प्रूव करना है और उसके लिए क्या प्रूव करना है, मेरे को प्रूव करना है b a बिलोंग्स टू r, उसके लिए क्या प्रूव करना है, b माइनस ए इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग इंटीजर, मतलब डिविजिबल बाई 5 प्रूव करना है। तो देखिए ये दे रखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 5m, तो b माइनस ए क्या हुआ, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5m, नेगेटिव हो गया, b माइनस ए इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस m, 5 इंटू माइनस m। और मैंने कहा अगर कोई नंबर बराबर है 5 इंटू समथिंग इंटीजर तो मैं कहूंगा इट इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर m एक इंटीजर है तो क्या माइनस m इंटीजर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यार 5 अगर इंटीजर है तो क्या माइनस 5 इंटीजर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर m इंटीजर है तो उसका नेगेटिव इंटीजर होगा, वैल्यू ही तो बदलेगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है सो b माइनस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी विच इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 लिख देना है, विच इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। सो दिस इंप्लाइज दैट ba इज आल्सो बिलोंग्स टू r। तो मैंने क्या कहा कि अगर a b r के अंदर है तो a माइनस बी 5 से डिवाइड होता है, और अगर a माइनस बी 5 से डिवाइड होता है तो b माइनस ए भी 5 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ba भी बिलोंग करेगा r के अंदर, इसका मतलब ba भी बिलोंग करेगा r के अंदर। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड केस बचता है ट्रांजिटिव का, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड केस करते हैं बेटा, ठीक है। थर्ड केस किसका रह गया, ट्रांजिटिव का। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं बोर्ड के ऊपर। अब देखिए ट्रांजिटिव, थर्ड केस आ गया इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होती है, तो ये चीज रफली लिख लीजिए, दिमाग में रखिए। इफ AB belongs to R, BC belongs to R, this implies that AC is also belongs to R। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा समय में लगा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज़ का मतलब बता रहा हूँ। आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बार बार मैं ना रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करूँगा, ना सिमेट्रिक को, ना ट्रांजिटिव को, सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, यानी इस क्वेश्चन को जिसने बहुत अच्छे से समझ लिया, ये समझ लो उसको सब कुछ समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। सो मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव कब होती है, तो देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। अगर ऐसे दो पेयर R के अंदर आते हैं इस दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो ही AC देखना है कि क्या AC भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। हर एक पेयर के लिए, हर एक ABBC के लिए, हर एक इन दो पेयर्स के लिए ये करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज चेक करनी है। तो ये तो दिमाग में रखिए कि अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ही ये R में होंगे, और अगर ये R में है तो इसको चेक करना है ये होगा या नहीं होगा। और ये कब होगा, जब ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये तो करते हैं, यानी अगर AB और BC ऑलरेडी R के अंदर हैं तो AC चेक करना है। तो देखिए हम कहेंगे इफ AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हुआ A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो इसे मैं 5m कह दूं, इज इक्वल टू 5m कह देते हैं, ठीक है। BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ B माइनस C, थोड़ा सा खुला खुला लिख लेते हैं। AB बिलोंग्स टू R मतलब A माइनस बी इज इक्वल टू 5m, और M बिलोंग्स टू Z है, M एक इंटीजर होना चाहिए और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। BC बिलोंग्स टू R मतलब B माइनस सी इज इक्वल टू 5n, है ना, जरूरी थोड़ी है m ही कोशिएंट आएगा, n लिख लिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, और n बिलोंग्स टू Z, 5 इंटू समथिंग एंड दिस समथिंग इज ऑलवेज बिलोंग्स टू Z इंटीजर, तो मैं बोल दूंगा इट इज डिविजिबल बाई 5। ये दे रखा है, ये ऑलरेडी दे रखा है। अब ये कहता है कि चेक कीजिए कि अगर AB और BC R में हैं तो क्या AC R में होगा। तो देखिए दिमाग लगाइए, AC R में कब होगा, जब A माइनस सी इज इक्वल टू 5 इंटू इंटीजर मैं प्रूव कर दूं।
अगर ये मैंने प्रूव कर दिया दोस्तों तो मैं कह दूंगा यस AC इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए तो B से B कैंसिल, A माइनस C इज इक्वल टू 5M प्लस 5N, यानी A माइनस C इज इक्वल टू 5 इंटू M प्लस N, दैट इज 5 इंटू समथिंग। अब समथिंग क्या है देखिए, M एक इंटीजर, N एक इंटीजर, सो M प्लस N इज आल्सो ए इंटीजर, है ना। दो इंटीजर का जोड़ करूंगा वो भी इंटीजर आएगा, यानी 5 इंटू समथिंग इंटीजर, सो A माइनस C इज डिविजिबल बाई 5। बोलो कह सकता हूं कि नहीं। सो A माइनस C इज डिविजिबल बाई 5, तो मैं क्या कह दूं भाई, क्या कहूंगा, दिस इंप्लाइज दैट AC is also belongs to R, so it is transitive। तो अगर AB और BC बिलोंग करते हैं R में तो मैंने प्रूव कर दिया कि AC भी R में बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन कैसी होगी, ट्रांजिटिव होगी। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। बहुत सिंपल। ठीक है बच्चों। सो मेरे बच्चों ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे, देखो बच्चों जब ये प्रूव करना हो कि ट्रांजिटिव है तो जितने भी AB और BC हैं, जितने भी, उन सब के लिए AC होना चाहिए। और अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो आप सिर्फ एक एग्जांपल इसके अगेंस्ट में दे दो। देखो ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है तो उसके पक्ष में एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, जर्नल प्रूव करना पड़ेगा कि हर AA बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव, हर AB के लिए उसका उल्टा BA होगा तो सिमेट्रिक, हर AB BC के लिए AC होगा तो ट्रांजिटिव। लेकिन जब ये प्रूव करना हो कि नॉट रिफ्लेक्सिव तो एक एग्जांपल उठा लाओ, जिस सेट पे वो रिलेशन डिफाइन है उसमें से एक एग्जांपल उठा लाओ कि देखो ये 5 है या ये 6 है, इसका खुद का खुद के साथ पेयर नहीं है, दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। अगेंस्ट में एक पेयर उठा दो तो वहीं कह दो रिफ्लेक्सिव नहीं है। या एक पेयर उठा लाओ कि ये देखो AB है उसका उल्टा नहीं है, या 2 5 है 5 2 नहीं है, एक पेयर तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली एक AB और BC ले आओ जिसके लिए AC नहीं है, AB और BC होने चाहिए, फिर देखो AC है या नहीं है, तो आप कह दो कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन जब ये प्रूव करना हो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आप एक एग्जांपल नहीं दे सकते, ऐसे जर्नल एग्जांपल देने पड़ेंगे जो हर एक पेयर को सेटिस्फाई करते हों, हर एक कंडीशन को या हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं आगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। देखिए जैसे एक रिलेशन है, लेट S बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ऐसे एक रिलेशन है AB सच दैट AB बिलोंग्स टू R और A² प्लस B² इज इक्वल टू 1। चेक करना है ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो पहला नंबर किसका आएगा भाई, सबसे पहले क्या चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ये रिलेशन जिस भी सेट पे डिफाइन है, ये रियल नंबर का सेट है, इस सेट का हर एलिमेंट खुद का पेयर खुद के साथ बनाएगा, यानी एवरी AA बिलोंग्स टू R या बिलोंग्स टू S, या रिलेशन का नाम S है, तो इसमें हर एक AA टाइप के पेयर होने चाहिए। और A क्या होगा, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हर एक रियल नंबर खुद का पेयर खुद के साथ बनाएगा। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जिन दोनों के स्क्वायर्स का जोड़ 1 के बराबर हो। तो कोई रियल नंबर उठाओ यार, कोई रियल नंबर उठा लो, मैंने उठा लिया 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो ये रिलेशन, ये जो रिलेशन S है वो रियल नंबर के सेट पे रिफ्लेक्सिव कहलाएगी अगर हर रियल नंबर इस रिलेशन के चलते, ये जो रिलेशन रही इसके चलते खुद का पेयर खुद के साथ बनाए। तो मैं देखता हूं 2 2 क्या ये R में बिलोंग करेगा, देखूंगा मैं। कंडीशन ये है कि वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जिनके स्क्वायर का जोड़ हमेशा 1 रहे। तो मैंने 2 स्क्वायर किया प्लस 2 स्क्वायर किया, यानी पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मैं देख रहा हूं ये कितना आया, 4 + 4 8 विच इज नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R।
क्या 2 रियल नंबर है? बिल्कुल है। तो जिस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन है उस सेट में से बस मैं एक एलिमेंट ऐसा ले आया जिसका खुद का पेयर खुद के साथ नहीं है। एक एग्जांपल दिया है मैंने, कब? जब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी अगेंस्ट में जब जाओ तो एक एग्जांपल काफ़ी है, और अगर फेवर में जाओगे तो आपको जर्नल प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ फेवर है ही नहीं, जर्नल में प्रूव कैसे करूँ? ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है दोस्तों तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है। आगे ना सिमेट्रिक देखना ना ट्रांजिटिव देखना, आगे देखिए। शाबाश। तो मेरे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। इफ आर इज ए रिलेशन, पूरा लिखूंगा इस क्वेश्चन को मैं, इसको साफ कर लेते हैं, अब जरूरत पड़ेगी इसकी जगह की। क्वेश्चन में पूरा लिख रहा हूं, इफ आर इज ए रिलेशन, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन n क्रॉस n, on n cross n defined by AB related to CD, AB related to CD if and only if and only if, केवल और केवल कब? if and only if A plus D is equal to B plus C, so show that R is an equivalence relation. Show that R is equivalence relation. ये तो प्यारे बच्चों ये क्या कहता है? देखिए ये कहता है A relation R डिफाइंड ऑन n क्रॉस n। अब जिस सेट पे डिफाइन है वो n क्रॉस n का सेट है। जैसे नेचुरल नंबर ले लिया मैंने एक, ये n ले लिया, 1 2 3 4 है ना, डैश डैश डैश। एक लिया मैंने दूसरा भी नेचुरल का ही ले लिया, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। n क्रॉस n करना एक बार, थोड़ा समझ में आ जाएगा। n क्रॉस n क्या होएगा? n से n पे जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, वो सारे लिख दो। तो कितने पॉसिबल हैं देखिए, 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, ऐसे ही चले जाओ। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे चले जाओ। ऐसे ही 3 के साथ सभी का 3 1 3 2 चले जाओ, ऐसे इस तरफ आ जाओ। ये भी एक सेट है। इस सेट पे कोई रिलेशन डिफाइन है तो उस रिलेशन के लिए ये एलिमेंट्स का काम करेंगे, यानी उसमें एलिमेंट्स की जगह ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। सो अभी तक तो रिलेशन क्या थी? एक सेट पे थी, तो ये आए थे, ये ए की जगह, ये बी की जगह, ऐसे आते थे। अब ऐसे आएंगे, इनमें से कोई एक ए की जगह और कोई एक बी की जगह, यानी 2 पेयर आपस में जोड़ा बनाएंगे। पहले तो 2 एलिमेंट आपस में पेयर बना रहे थे, अब 2 पेयर मिलके एक पेयर बनाएंगे, यानी एक एलिमेंट की जगह एक पेयर होगा, दूसरे एलिमेंट की जगह दूसरा पेयर होगा, वो दोनों पेयर आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दे, समझ लो। तो n क्रॉस n को समझ गए, इसके ऊपर कोई रिलेशन डिफाइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज का मतलब समझो एक बार, ए बी रिलेटेड टू सी बी। देखिए हम लिखते थे R इज इक्वल टू ए बी, ऐसे लिखते थे, सच दैट, और कंडीशन लिख देते थे। एक हम लिखते थे A रिलेटेड टू B, मतलब A और B का जोड़ा है, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं अब लिख रहा हूं AB रिलेटेड टू CD, इसका मतलब है ये A की जगह है पहला एलिमेंट, और ये बी की जगह है ये दूसरा एलिमेंट है, यानी ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेट करके एक पेयर बना रहे हैं। तो ये समझ लेना कि ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा, और ये दोनों आपस में रिलेशन के थ्रू बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये आपस में एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखने की बजाय अब हम ऐसे लिखेंगे, यानी इस कंसेप्ट पे लिखेंगे। ए और बी पेयर बनाते हैं, यानी ए रिलेटेड टू बी, तो ए की जगह ए बी और बी की जगह सी डी, मतलब 2 पेयर आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये। ठीक, बहुत सिंपल। तो अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा।
ये समझ लो, जहां मैं कहूंगा ए बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव के लिए कहते हैं ना, यहां एक ही जगह क्या यूज करूंगा, ए बी, तो मैं कहूंगा ए बी रिलेटेड टू ए बी, तब जाके अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा ये रिफ्लेक्सिव है, तो मैं कहूंगा कि ये कैसी है, रिफ्लेक्सिव है। तो अब समझ गए होगे आप, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन है ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी। अब इस कंडीशन को मैं यहां लिख रहा हूं कि ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और रिलेशन है n क्रॉस n पे, तो इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे भाई, सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो देखिए कंडीशन ये हुई, वो दो पेयर, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो दो पेयर आपस में रिलेट करेंगे अगर a प्लस डी, पहला एलिमेंट और चौथे एलिमेंट का जोड़ और दूसरे और तीसरे का जोड़ बराबर हो, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ऐसा है तो ये पेयर रिलेट करेंगे। दूसरा तरीका, एक का पहला एलिमेंट एक पेयर का दूसरा एलिमेंट, ऐसे ही इसका पहला तो इसका दूसरा, इनका जोड़ आपस में बराबर हो, यानी एक पेयर का पहला और एक पेयर का दूसरे का जोड़ के साथ जोड़, ऐसे ही दूसरे का पहला और पहले के दूसरे के साथ जोड़ बराबर हो। और जर्नल चलो थोड़ा और आसानी से, तो मैं कहूँगा जैसे इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले और चौथे का जोड़ दूसरे और तीसरे का जोड़ अगर बराबर है तो वो दोनों पेयर आपस में रिलेट करेंगे। चलिए अब मैं पहले पार्ट पे आता हूँ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सो एक बार रफली लिखो, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट, है ना। यहाँ एक ही जगह क्या है, पूरा पेयर आएगा ए बी, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगी, जब ए बी बिलोंग्स टू आर या ए बी रिलेटेड टू ए बी, है ना। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से क्या लिख देंगे, ए रिलेटेड टू ए, तो यहां क्या कहूंगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी। देखिए बेटा ये रिफ्लेक्सिव होगी अगर मैं प्रूव कर दूं दैट ए बी रिलेटेड टू ए बी, ये बात प्रूव करनी है। अगर मैंने लिख दी तो रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज, तो मैंने लिख दिया तो मैं रीजन दे रहा हूं, बिकॉज। क्यों है, क्यों रिलेट करते हैं, कंडीशन तो देखो, रिलेट कब करते हैं, जब कोई भी दो पेयर आपस में रिलेट करेंगे, कब, जब पहले और चौथे का जोड़, तो पहले और चौथे का जोड़ करना a प्लस बी, इसको कोई मतलब नहीं, इसके लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा सब जगह चाहिए ए लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अब हम ए बी को एक ही तरह ट्रीट करेंगे, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी बोलूंगा मैं, तो इसका मतलब यही होगा ए रिलेटेड टू ए, पहले और चौथे का जोड़ दूसरे और तीसरे के जोड़ के बराबर होना चाहिए, तो पहले और चौथे का जोड़ आया ए प्लस बी और दूसरे और तीसरे का जोड़ कितना आया, बी प्लस ए। क्या ये बराबर हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, इसका मतलब ए बी रिलेटेड टू ए बी, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है बच्चों। ये रिलेशन कैसी हो गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। दूसरे नंबर पे कौन सी आई भाई, दूसरे नंबर पे आ गई सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगी, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक की कंडीशन ये है, if A related to B this implies that B is also related to A। अब यहाँ A की जगह A B और B की जगह C D है, यानी सिमेट्रिक कब होगी, if A B related to C D this implies that C D is also related to A B, है ना। A B belongs to R so B A is also belongs to R। अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, सिमेट्रिक हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, क्या कहता हूं मैं, अगर ए बी रिलेट करता है सी डी के साथ तो ही तो इसका उल्टा देखना है, यही तो हम कहते हैं कि जो पेयर है उसका उल्टा देखना है। तो अगर ये रिलेट करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं कब कह सकता हूं दैट सी डी रिलेटेड टू ए बी, ये कब कह सकता हूं बेटा,
कंडीशन सिंपल, ये तभी कह सकता हूं जब ये दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन ये है कि कोई भी दो पेयर आपस में रिलेट करेंगे अगर पहले और चौथे का जोड़, अब यहाँ ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, यानी कि C प्लस B बराबर हो D प्लस A के। अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब CD रिलेटेड टू AB मैं कह सकता हूँ। इसकी हेल्प लेनी है, क्यों? क्योंकि अगर AB और CD रिलेट करते हैं तो ही तो प्रूव करना है ये रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो A प्लस D को D प्लस A लिख दूं, B प्लस C को C प्लस B लिख दूं, C प्लस B को पहले ले आओ, C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A, यही तो प्रूव करना था। और अगर ऐसा है सो दिस इम्प्लाइज दैट CD इज आल्सो रिलेटेड टू AB। तो बेटा जो प्रूव करना है ना कि भाई ये बिलोंग करता है तो उसकी कंडीशन पहले लिख लिया करो, तब समझ में आएगी कि मेरे को एक्चुअल में ये कंडीशन लेके आनी है इसकी हेल्प से, तब मैं ये कह पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कंडीशन ही नहीं पता तो आपको यही नहीं पता मेरे को प्रूव का क्या करना है इसकी हेल्प से, तो मैं ये कैसे लिख दूंगा। तो पहले इसको रफली लिखो भाई यार ये बिलोंग कब करेगा, जब ये कंडीशन होगी, यानी ये कंडीशन लेके आनी है, ये बिलोंग करता है तो ये गिवन हो गया, इसकी हेल्प से ही लेके आनी है ये कंडीशन, तो मैं ले आया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई। अब थर्ड केस आता है ट्रांजिटिव का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड केस आया ट्रांजिटिव का। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगी दोस्तों, इफ AB रिलेटेड टू CD, ध्यान दें, यानी कि इफ AB बिलोंग्स टू R की जगह अभी मैं ऐसे यूज करूंगा, इफ A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन A इज आल्सो रिलेटेड टू C। अब यहां देखिए A की जगह क्या है AB, B की जगह क्या है CD। तो इफ AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू, तो ये A ये B आ गया, तो यहाँ C कोई भी एलिमेंट और लिख लो, यानी एक पेयर और ले आओ जो C का काम करे। तो AB CD, तो इसे EF लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से एक पेयर ले आओ यार। सो अगर AB रिलेटेड टू CD है और CD रिलेटेड टू EF है तो मेरे को प्रूव करना है क्या, AB रिलेटेड टू EF। तो प्रूव करना है AB रिलेटेड टू EF। अगर ये आपस में रिलेट करते हैं, यानी ABC, तो AC, तो यहाँ ABC की जगह क्या है, इफ AB रिलेटेड टू CD एंड CD रिलेटेड टू EF, देन AB इज आल्सो रिलेटेड टू EF इफ इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है तो ये दोनों भी आपस में रिलेट करेंगे। तो कंडीशन पे आओ कि भाई मैं प्रूव करना चाहता हूं AB रिलेटेड टू EF, और ये कब प्रूव कर पाऊंगा, जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो दो पेयर आपस में रिलेट करेंगे जहां पहले और चौथे का जोड़ दूसरे और तीसरे के जोड़ के बराबर है, यानी A प्लस F बराबर हो B प्लस E के। अगर ये मैंने प्रूव कर दिया तो मैं कह दूंगा AB रिलेटेड टू EF। तो पहले ये कंडीशन लेके आऊंगा मैं, फिर कह पाऊंगा कि ये आपस में रिलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। AB रिलेटेड टू CD, यानी देखिए ये कब प्रूव करना है, जब ये दोनों आपस में रिलेट करें, ये दोनों भी, ये भी पेयर आए और ये भी पेयर आए। AB और BC है तो ही AC देखना है, नहीं तो नहीं देखना। तो यहां देखिए अगर AB और रिलेट करता है CD के साथ, तो इसका मतलब A प्लस D बराबर होगा B प्लस C के, बराबर होगा B प्लस C के, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये देखिए CD रिलेटेड टू EF, इसका मतलब C प्लस F पहले और चौथे का जोड़ बराबर होगा दूसरे और तीसरे के जोड़ के, बराबर है D प्लस E के, तभी ये आपस में रिलेट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रूव ये करना है और इसकी हेल्प से करना है, तो बेटा इनको जोड़ दो, एडिंग 1 एंड 2। चलिए जोड़ते हैं। तो एक तरफ क्या आ गया, ये चारों का जोड़ आ गया, A प्लस D प्लस C प्लस F, दूसरी तरफ आया B प्लस C प्लस D प्लस E। अब देखिए D दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, C दोनों तरफ है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरी में बचा A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E। यही तो प्रूव करना था, ये तो मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया था। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह दूंगा AB रिलेटेड टू EF। ये बराबर आ गए तो मैं कहूँगा दिस इम्प्लाइज दैट AB रिलेटेड टू EF, AB रिलेटेड टू
ई एफ। तो बेटा मैंने प्रूव कर दिया कि अगर ए बी सी डी रिलेट करते हैं, सी डी और ई एफ, तो ए बी और ई एफ भी आपस में रिलेट करेंगे इस कंडीशन के चलते। तो बेटा ये रिलेशन कैसी हो गई? ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव किया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो बच्चों ये कैसे रिलेशन हो गई? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। तो वो ऐसा तो नहीं है बट इससे डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखिएगा आप, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अलग टाइप का है वो क्वेश्चन, ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये कहता है गिवन द रिलेशन आर, गिवन द रिलेशन आर, एक रिलेशन दे रखी है आर इज इक्वल टू 1 to 2 3, 1 to 2 3 on set A, on set A which is equals to 1 2 3। तो कहता है पहला पार्ट इसने क्या पूछा? पहला पार्ट पूछा इसने एड ए मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, एड ए मिनिमम नंबर ऑफ ordered pair so that the enlarged relation is equivalence, enlarged relation is equivalence। ठीक है बच्चों, तो क्या क्वेश्चन पुटअप किया इसने कहा एक रिलेशन है ए बी, एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर दे दिए 1 2 और 2 3, ठीक है। कहता है इसमें कितने और ऑर्डर्ड पेयर जोड़ूं, कितने और ऑर्डर्ड पेयर जोड़ूं, कम से कम एड ए मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स so that the enlarged relation is equivalence। इसमें कितने और ऑर्डर्ड पेयर जोड़ूं कि जो रिलेशन आएगी मेरे पास वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, भाई कम से कम इतने जोड़ने ही जोड़ने पड़ेंगे तब जाके इक्विवेलेंस होगी। तो इक्विवेलेंस क्या होती है? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो देखिए इस सेट पे डिफाइन है ये। अब इक्विवेलेंस होने के लिए इसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, यानी 1 1 2 2 और 3 3 आने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। यानी ये अभी फिलहाल ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ये दो पेयर तो रखने ही रखने, क्योंकि इसने खुद दे दिए कि एक रिलेशन है जिसमें ये दो पेयर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब कहता है इसमें मिनिमम से मिनिमम, कम से कम कितने और ऑर्डर्ड पेयर जोड़ूं ताकि ये रिलेशन, ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए बेटा मिनिमम से मिनिमम कितने जोड़ूंगा मैं, तो पहली कंडीशन दिमाग में रखो, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिलेशन को सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, फिर उसको सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो मैं इसको चेक करता हूं कि रिफ्लेक्सिव के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे, बनानी है अब ये रिफ्लेक्सिव। तो देखिए इस सेट पे कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगी अगर उसमें 1 1 2 2 और 3 3 है। तो इसमें नहीं है, तो भाई कम से कम 1 1 2 2 3 3 ऐड किया पहले मैंने इसको रिफ्लेक्सिव बनाया। तो मैंने देखा कि भाई ये 3 पेयर तो जोड़ने ही जोड़ने पड़ेंगे, ये 3 पेयर तो जोड़ने ही जोड़ने पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गई ना। अब इसको सिमेट्रिक भी बनाओ। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने क्या देखा, सिमेट्रिक होती क्या है, हर एक पेयर का उल्टा अगर पेयर प्रेजेंट है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाती है। 1 2 है, बिल्कुल है 1 2, इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 1 नहीं है तो 2 1 ऐड करना पड़ेगा, एक पेयर ये ऐड करना पड़ेगा। 2 3 है, बिल्कुल 2 3 है, इसका उल्टा 3 2 भी होना चाहिए, तो इसका उल्टा हमने ले लिया 3 2, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो भाई ये अभी तक मैंने 5 एलिमेंट ऐड कर दिए और इनसे क्या बन गई, ये रिफ्लेक्सिव भी बन गई
और ये सिमेट्रिक भी बन गई है ना। ये तीनों ऐड करते हैं रिफ्लेक्सिव, उसके बाद हर एक का उल्टा, इनके उल्टे तो ये खुद है। इन दो के रिवर्स ऑर्डर में पेयर नहीं थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए। ये दो पेयर और होंगे तो ये सिमेट्रिक भी बन जाएगी। तो अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कब? ये 5 ऐड करने पे। अब बात आई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव क्या होती है दोस्तों? फॉर एवरी ए बी एंड बी सी belongs to R, AC is also belongs to R। मतलब जो AB और BC R में है उन्हीं के लिए AC देखना है। यानी AB और BC क्या होते हैं? जिसमें एक का दूसरा एलिमेंट और एक का पहला बराबर हो। और ये चीज़ कभी भी इनके लिए AC जब चेक करना हो ना, तो इन दोनों की जगह पे कभी भी ये मत लेना 1 1 2 2 3 3। अगर ये लोगे तो 100% AC मिल जाएगा। AC का काम वो खुद ही करेगा जो तुमने पहले नंबर पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कभी लो ही मत, बस इनके लिए देख लो और इनके लिए देख लो। तो मैं क्या देख रहा हूँ? 1 2, ये 2 पे खत्म हो रहा है, तो अब 2 से शुरू होने वाला है ये, तो 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है, तो मेरे को 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 3 ऐड करना पड़ेगा। चलिए 1 2 2 3 के लिए 1 3 हो गया। अब 1 2 और देखो 2 से कौन शुरू हो रहा है? ये हो रहा है 1 2 2 1, तो 1 2 2 1, तो ए बी बी सी, तो ये ए का ए सी का काम करेंगे 1 1, तो 1 1 तो है, ठीक है, इसकी भी टेंशन खत्म। ये हो गया। अब 2 3 को पकड़ो। 2 3 3 से शुरू होने वाला, एक तो 3 3 है, मैंने कहा इन तीनों को तो लो ही मत। 2 3 3 2, तो 2 2 होना चाहिए, ये भी है, बाकी कोई पेयर नहीं है। तो जितने भी ए बी और बी सी थे, जितने भी ए बी और बी सी थे, उन सब के लिए ए सी हो गया। अब ये रिलेशन फिलहाल ये दोनों तो होने ही होने चाहिए, इसने कहा। इन दोनों को रखते हुए अब मैं इसमें कितने और पेयर ऐड करूं कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो, ये सिमेट्रिक भी हो और ये ट्रांजिटिव भी हो? तो भाई इतने पेयर तो ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, यानी कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगी। तो बेटा 1 2 3 4 5 और 6 पेयर और ऐड कर दिए मैंने, ठीक है, ये रिलेशन बन गई। वैसे भी सबसे ज़्यादा पेयर कितने हो सकते थे? A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 3 9 पेयर हो सकते थे यार, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो ये ऐड करने पे ये रिलेशन कैसी बन गई? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई है दोस्तों, ठीक है। बस यही पार्ट करेंगे इसका। आगे देखो, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, और वो टॉपिक है मेरे बच्चों इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने पढ़ ली। अब मेरे बच्चों मैं चाहता हूँ आप लोग इक्विवेलेंस क्लास और पढ़ो। इक्विवेलेंस क्लास क्या चीज़ है? ये कुछ भी नहीं, ये एक सेट होता है। सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो बस वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का तरीका बदल के उसका एक स्पेशल नाम दे दिया। इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है ये। मेरे पास कोई भी रिलेशन है R, वी हैव ए रिलेशन R ऑन सेट A। रिलेशन R नहीं, मैं कहूँगा इक्विवेलेंस रिलेशन R, इक्विवेलेंस रिलेशन R। मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है R, ऑलरेडी दे दी इसने इक्विवेलेंस। किस सेट के ऊपर? A सेट के ऊपर। तो जो इक्विवेलेंस क्लास है ना, वो किसी एलिमेंट की निकाली जाती है। इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट की निकाली जाती है मेरे बच्चों। तो ध्यान से सुनना, इस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे, जो भी एक एलिमेंट मैंने उठाया कि भाई इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो। जैसे ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, है ना। ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो इनमें से किसी एक की भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इसको जर्नल लिख रहा हूँ। इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है? देखिए, किसी भी एलिमेंट A की इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A बिलोंग्स टू A सेट, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, A सेट में कोई एलिमेंट A है जिसकी इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, या ऐसे A की इक्विवेलेंस क्लास ये किसके बराबर होगी? इसमें वो सभी x होंगे, यानी वो सारे एलिमेंट इस A की, इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे।
सच दैट x बिलोंग्स टू a, वो एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग करेगा जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन है, और x रिलेटेड टू a, और वो इस दी गई रिलेशन के चलते a के साथ रिलेट करेगा। तो बहुत सिंपल है यार, जो जो एलिमेंट a के साथ पेयर बनाता है वो सारे के सारे एलिमेंट a की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। जैसे मेरे पास एक रिलेशन है r इज इक्वल टू, जैसे अभी अभी जो हमने लिखी थी, देखो 1 2 2 3, फिर इसमें आया 1 1 2 2 3 3, है ना, 1 2 का उल्टा 2 1, इसका उल्टा 3 2, फिर हमने देखा हमारे पास 1 2 2 3 है, 1 3 नहीं है, सो 1 3, है ना। ये एक रिलेशन है। कैसी रिलेशन? कौन से सेट पे? ए सेट पे, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है, 1 2 3। सो इस सेट के ऊपर ये जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट पे, ठीक है। तो इसने कहा अगर कोई रिलेशन R किसी सेट A पे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इस सेट के किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी हो उसे लिखा जाएगा AA से। मान लीजिए मैं किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं, मैं इस 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूं। किसकी बेटा? 2 की, A2, 2 की। तो डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल, वो सारे x जो बिलोंग करते हैं A सेट में, यानी A सेट के वो सभी एलिमेंट जो रिलेट करते हैं A के साथ, यानी जिन्होंने पेयर बना रखा है A के साथ, पहले नंबर पे होना चाहिए वो, दूसरे नंबर पे A रहेगा। तो 2, तो वो सारे x जो किससे रिलेट करते हो? 2 से रिलेट करते हो। दूसरे नंबर पे 2 देखो यहाँ है, एक तो 1 है जो 2 से रिलेट करता है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास ऐसे कहूँ या ऐसे 2 लिख दूँ, तो इसमें क्या आएगा? एक तो 1 आएगा जो 2 से रिलेट करता है, और कौन 2 से रिलेट कर रहा है भाई? खुद 2 कर रहा है तो 2 भी आएगा, और 2 से कौन रिलेट कर रहा है? 3 भी कर रहा है, 3 भी आएगा। ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इक्विवेलेंस क्लास भी समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था हमारा, ठीक है भाई। सो देखिए, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा ऐसे और वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी के पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं पहुंचती रहें, और बेल आइकन साथ प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन भी जाए और आप अच्छे से पढ़ सको। सो बच्चों, अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, कमेंट में डाल दें। मैं कोशिश करूंगा उनका सॉल्यूशन या तो अगले लेक्चर में ले लूं या उनका सॉल्यूशन करके आपको वापस में डाल दूंगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। सो बच्चों, थैंक यू for watching this video and have a nice day.